हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है जयप्रकाश नारायण, और आप मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से उसके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आपने सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, आपने अटेंडेंस मेक श्योर कर दी होगी कमेंट सेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विचारक की, जैसे जयप्रकाश नारायण थे ऐसे ही एक समाजवादी विचारक थे, वो है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ही शामिल नहीं रहे हैं, बल्कि उनका भारत की आज़ादी के बाद भी योगदान रहा है भारतीय राजनीति में। उन्होंने जो विचारधारा दी है, राजनीतिक विज्ञान में उनकी विचारधारा बहुत अधिक अप्रिशिएट की जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राम मनोहर लोहिया चैप्टर 2 को। अगर राम मनोहर लोहिया की अगर शुरुआत की बात करें, तो राम मनोहर लोहिया जो है एक समाजवादी विचारक थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे। इसके अलावा उनके ऊपर कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सवादी विचारधारा और गांधी जी की जो गांधीवादी विचारधारा है, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। परंतु ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको बिल्कुल आंख बंद करके उनका अंधानुकरण करना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग ही विचारधारा प्रस्तुत की, जो कि भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल थी। यानी कि उन्होंने जो विचारधारा थी उसको वो लोहियावादी विचारधारा के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो जो लोहियावादी विचारधारा थी, वो भारतीय परिस्थितियों, भारत की जो आवश्यकताएं हैं, भारत की जो समस्याएं हैं, भारत की जो का जो वर्तमान देखते हुए, वातावरण देखते हुए उनके अनुकूल ढाल कर उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो अगर हम शुरुआत करना चाहें तो इससे हमें पता ही चल गया है कि वो मार्क्सवाद और गांधीवाद से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। अब मार्क्सवाद के बारे में मैंने पिछले सैम में ही बताया था, और अब की बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो है वर्ग विभेद, समाज में किसी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। अमीर गरीब जो विभेद है उसको ख़त्म करके समाजवाद आ जाना चाहिए, समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसी विचारधारा है। तो इस तरह से जो है लोहियावादी विचारधारा की हम बात करते हैं कि दोनों विचारधाराओं का प्रभाव होते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग लोहियावादी विचारधारा प्रस्तुत की है। एक और इसमें मैं बताना चाहूँगी, आप डाल भी सकते हैं अपने इंट्रो में, कि इनकी इस विचारधारा से बहुत सारे राजनीतिक जो वर्तमान में राजनीतिक नेता है वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, जैसे श्री नीतीश कुमार है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नवीन पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस आदि ये प्रभावित हैं। और उनकी जो विचारधारा थी लोहिया जी की, उनको लागू करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। अब हम आते हैं इनके जो लोहिया जी के बारे में दो डेफिनेशंस हम हमेशा करते हैं किसी भी थिंकर को पढ़ते वक्त। तो यहाँ लोहिया जी के बारे में ओमकार, शरद और नवीन पटनायक की एक दो बहुत ही अच्छी विचारधाराएं हैं। सबसे पहले विचारधारा में लिखते हैं कि लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे। वो समाजवादी थे लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे। वह राष्ट्रवादी थे परंतु विश्व सरकार की कल्पना करते थे। वह आधुनिक थे परंतु आधुनिक सभ्यता को बदलना चाहते थे। वह विद्रोही और क्रांतिकारी थे लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे। यहाँ पे देखिए, मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट सी विचारधाराएं आपको लगेंगी, और दोनों की ही बात यहाँ पर रखी गई है कि एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं बातें, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता एक ही है जो मार्क्स भी पाना चाहते थे और गांधी जी भी पाना चाहते थे, समाज में शांति और इक्वालिटी। तो इस तरह की विचारधारा ओंकार शरद ने लोहिया जी के बारे में कही है। उसके बाद एक नवीन पटनायक जी के अनुसार भारत में समाजवाद के मौलिक चिंतक के रूप में लोहिया जी हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। उन्होंने मार्क्सवाद और गांधीवाद से समाजवाद को छांट कर, अलग कर अपना एक अलग ही समाजवाद बनाया। तो इस तरह से लोहिया जी के बारे में दो डेफिनेशन। अब आ जाते हैं उनके जीवन परिचय पर। अगर उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के एक अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 को हुआ। याद रखिए 23 मार्च 1910, कई बार एमसीक्यू भी पूछा गया है। इनके जो पिता थे वो श्री हरिलाल जी थे, जो कि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, देश से प्रेम करने वाले थे, और अपने पेशे से वो शिक्षक थे। उनकी माता चंदा थी, जो इनका राम मनोहर लोहिया जब छोटे थे तभी उनका निधन हो गया था। तो इनका लालन पालन जो है पूरी तरह से इनके पिता ने ही किया।
पिता जब भी किसी जल से जुलूस सभा में देश के लिए जाते थे, या देश की आज़ादी में भाग होने वाले किसी भी सम्मेलन में वो जाते थे, तो अपने पुत्र को वो साथ में जरूर ले जाते थे। इस तरह से अगर बचपन में ही देखा जाए तो उनके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा अपने पिता की वजह से। तो कहा जा सकता है कि देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गुण जो है उन्होंने अपने पिता से पाए हैं। फिर उनकी शिक्षा की अगर बात करें तो पिता शिक्षक थे, तो शिक्षा का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो उनकी शिक्षा हमेशा ही अच्छी प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई है। एक उनके जीवन के साथ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट जुड़ा है उनके स्कूल के दौरान ही, लुटेरा सरदार बैंडिट लीडर की घटना से। तो ये क्या थी घटना? देखिए, उनके इतिहास की एक पुस्तक थी जो कि एक ब्रिटिश लेखक द्वारा लिखी गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध शासक थे शिवाजी महाराज, आपने नाम भी बहुत बार सुना होगा, उनको एक लुटेरा सरदार कहा था। लोहिया जी को बड़ा ही बुरा लगा कि उनके जो इतने बड़े योद्धा थे उनको वो लुटेरा सरदार कह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा ही अपना प्रतिशोध व्यक्त किया। उन्होंने एक रिसर्च किया। देखिए, स्कूल के दौरान ही वो ये सब काम कर रहे हैं, जबकि हमें ये लगता है कि बस किताबें पढ़ लें और वही हो गया है, उन्हीं को रट्टा मार के हम लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं था। लोहिया ने एक रिसर्च किया, अपने तर्क दिए, अपना कार्य उन्होंने रखा, और शिवाजी महाराज को लुटेरा कहना अन्यायपूर्ण है, ये उन्होंने अपने रिसर्च में, अपने शोध में सिद्ध कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने इस पुस्तक में जो शिवाजी की गलत व्याख्या की थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उच्च अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज करवाया। तो ऐसे में जो है तभी वो स्कूल के दौरान ही बहुत अधिक ऐसी घटनाओं के साथ फेमस हो गए। इसके बाद उनका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी +2 हुआ, फिर 12वीं परीक्षा हुई 1929 में। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA कर लिया। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो बर्लिन चले गए, जर्मनी में, और वहाँ पर उन्होंने जाते ही जर्मनी भाषा भी बहुत जल्दी सीख ली, जो कि उनको शैक्षणिक उपलब्धियों के दिलवाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। उसके बाद जो है, अगर बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। हाँ, एक राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी। राष्ट्र संघ आपको याद हो, हिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक UN, यूनाइटेड नेशंस करके एक संगठन बना था विश्व शांति के लिए, जिसमें देश के बहुत सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसमें शामिल थी, और उनका जिनका प्रयास था कि ऐसा जैसा भयानक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, वैसा दोबारा ना हो पाए, और सभी मुद्दों को, आपसी जो रंजिशें हैं देशों की, उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके, संधियाँ करवाई जा सके। तो लीग ऑफ नेशन की जो है शुरुआत हुई थी 1919 में। तो इसकी एक बैठक हो रही थी यूरोप में। तो उस टाइम लोहिया जी यूरोप में थे, और वो राष्ट्रमंडल की जो बैठक है उसको देखने के लिए पहुंच गए। इस बैठक में लोहिया जी क्या पाते हैं कि भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बीकानेर के महाराज हैं, और वो कुछ खास ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं भारत के पक्ष में। वो जस्ट ब्रिटिश शासक के हाथ की कठपुतली थे, तो जब ब्रिटिश शासक को कोई अपना भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भेजना था तो आम जनता से तो भेज नहीं सकते थे, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग नहीं था उस टाइम, गुलाम थे हम लोग। जो देश की, मान लीजिए अगर वो गांधी जी को भेज देते तो गांधी जी ऑब्वियसली भारत की परिस्थिति को पूरे विश्व के सामने रख देते उस राष्ट्रसंघ की बैठक में, लेकिन ब्रिटिश शासक बहुत चालाक थे, उन्होंने किसे भेजा? बीकानेर के शासक को। तो ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रसंघ की बैठक, वो दर्शक दीर्घा जो होती है, जो ऑडियंस गैलरी होती है, वहाँ पर बैठकर देख रहे थे। तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व ऐसा कठपुतली राजा कर रहा है जो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का गुणगान कर रहा है। तो उन्होंने इसका विरोध किया। अखबार और पत्रिकाएं जो उनके पास थी, उनके पन्नों को जला जला कर वो फेंकने लगे। ये घटना बहुत बड़ी थी और इसी से वो बहुत रातों रात चर्चित हो गए, और यूरोप में भारतीयों को उन्होंने जैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे कि वो वहाँ पर PhD कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन करने के बाद हायर एजुकेशन में आप PhD करते हैं, जिसे कि अनुसंधान कार्य भी कहते हैं, रिसर्च भी कहते हैं। तो वो रिसर्च कर रहे थे, उनके रिसर्च की जो बुक लिखनी होती है ना, उसे थीसिस बोलते हैं। तो थीसिस का जो टॉपिक था वो नमक सत्याग्रह था। उस आंदोलन के बारे में वो थीसिस कर रहे थे। तो ये MCQ में पूछा गया है कि लोहिया जी की थीसिस का नाम बताएं। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो उन्होंने ये 1933 में पूरी कर ली थी और ये भारत वापस लौट आए थे 1933 में। परंतु यहाँ पे एक विडंबना थी कि जब वो लौटना चाह रहे थे तो उनके पास
अपने गांव गृह जिले में पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने द हिंदू समाचार पत्र को एक राष्ट्रवादी लेख लिखा और उससे जो अर्निंग हुई इससे उसी से वो घर पहुंच पाए। अब वतन लौटने के बाद जो है वो राजनीति में उनका प्रारंभ हो जाता है जीवन। वतन वापसी के साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। और साथ ही साथ वो अपने समाजवादी विचारों को भी साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया 1934 में। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। नेहरू जी, गांधी जी उनकी प्रतिभाशाली युवा वो रहे थे, उनकी लगन और मेहनत को देखकर बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी वजह से लोहिया जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में ही एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के अधीन विदेशी मामलों का विभाग की स्थापना की, क्योंकि उन्हें विदेश नीति का बहुत अधिक जानकारी हो गई थी। विदेश नीति क्या होती है? जिसमें हम दूसरे देशों की अपने देश के साथ कैसे संबंध होने चाहिए और कैसे संबंध आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, और उन संबंधों के माध्यम से कैसे हम बेनिफिट होकर अपने देश के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विदेशी मामलों के विभाग की स्थापना की। 2 वर्ष के कड़े श्रम के पश्चात वो भारत की विदेश नीति की व्याख्या करने में सक्षम हो गए और इसी के साथ नेहरू जी ने उन्हें विदेश नीति समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया कि विदेशी मामलों के विभाग की स्थापना किसने की थी और नेहरू जी ने विदेश नीति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था। तो ये एमसीक्यू में पूछा गया, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 3 सितंबर 1939 को और ब्रिटिशर्स जैसा कि भारतीयों का साथ चाहते थे, लेकिन भारतीयों की भी कुछ शर्तें थी कि उन्हें डोमिनियन स्टेट की बजाय एक संपूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए। लेकिन ब्रिटिश ये मानना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में भारतीयों से ब्रिटिश संस्थाओं और नौकरियों का बहिष्कार करने की जोरदार अपील की लोहिया जी ने और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटिशर्स उन्हें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, भारत को आज़ाद किया जा सकता है, तो आंदोलन चलाया। और वो आंदोलन जो था, आपको पता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उससे पहले वो 1942 में शुरू ही होने वाला था। उससे पहले ही जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 24 मई 1939 को गिरफ्तार कर लिया जाता है लोहिया को। हालांकि अगले दिन छोड़ दिया जाता है क्योंकि युवाओं का बहुत असंतोष बढ़ जाता है। अपनी रिहाई के पश्चात जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, अब सत्याग्रह नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका उन्होंने गांधी जी का जो समाचार पत्र था, एक पत्रिका थी एक्चुअली में, हरिजन, उसमें उन्होंने ये लेख लिखा था और 1 जून 1940 को ये प्रकाशित भी हुआ था। और ये प्रकाशित होने के बाद उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने उनका काफ़ी विरोध किया और उनको 6 महीने की उनको सज़ा भी सुना दी। तो इस तरह से अब सत्याग्रह किसका लेख है ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि 6 माह की सज़ा काटनी पड़ी, जहां पर अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत अत्याचार भी किए, परंतु 1941 में उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यापक विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में मैं आपको ये इनका जीवन इतिहास कंप्लीट करवा दूंगी। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसे बोलते हैं, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था और देश के बहुत सारे हिस्सों में इस आंदोलन ने अपना रूप दिया। और वास्तव में हमें जो आज़ादी मिली 1947, उसका आधार कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसमें लोहिया जी ने भी ऑब्वियसली बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की इस आंदोलन के दौरान, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही आप करें। थैंक यू।